बीए भाग की समस्त छात्रों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र विश्व के प्रमुख संविधान के अंतर्गत अमेरिका का संविधान पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम अमेरिका के राष्ट्रपति की नियुक्ति, चुनाव, निर्वाचन और उसकी शक्तियाँ एवं कार्य के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल यानी कार्यपालिका। यदि हम बात करते हैं तो संविधान में कहीं पर भी राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल की बात नहीं की है, लेकिन फिर भी आज हम देखें तो संविधान के अनुसार अमेरिका की कार्यपालिका शक्ति वहाँ के राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इसके अंतर्गत संविधान निर्माताओं का विचार था कि सीनेट जो है वह राष्ट्रपति की मंत्रणा समिति के रूप में कार्य कर सकेगी, लेकिन जब वाशिंगटन राष्ट्रपति थे तो उस समय उन्होंने व्यवहार में लाने का प्रयास भी किया, किंतु वह सफल नहीं हो पाए। इसलिए उन्होंने हम ये कहें कि तो अमेरिका के संविधान में कहा गया, राष्ट्रपति सरकार के विविध प्रशासकीय विभागों के प्रधान पदाधिकारियों से उन विषयों पर लिखित रूप से परामर्श ले सकता है जिनका उन विभागों के साथ संबंध होता है। तो इस प्रकार हम देखें तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति वाशिंगटन ने प्रशासनिक विभागों के प्रधानों की बैठकें बुलाना प्रारंभ कर दिया और वहीं से मंत्रिमंडल, कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहा जाने लगा। मंत्रिमंडल के निर्माण में राष्ट्रपति जो है स्वतंत्र होता है, वह अपनी आवश्यकता के अनुसार इसके आकार में वृद्धि कर सकता है, कम भी कर सकता है, लेकिन साधारणतया यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अलावा 15 विभाग होते हैं और 15 विभागों में इनको अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं। और ये जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं, इन सभी के लिए ये मंत्री नहीं कहलाते, ये सचिव कहलाते हैं। तो इस प्रकार ये अपने अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं और इस प्रकार यहाँ पर जो न्याय विभाग होता है, उस न्याय विभाग का जो अध्यक्ष होता है वो अटॉर्नी जनरल कहलाता है। अटॉर्नी जनरल जो है वह एक सहायक होता है, कानूनी सहायक सलाहकार होता है। तो इस प्रकार प्रशासनिक विभागों के सभी प्रधान जो हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रपति की जो स्थिति होती है वह उनका स्वामी होता है और इस प्रकार वह उसके सहायक होते हैं। तो राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल के चुनाव में स्वतंत्र होता है, तो उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जब मंत्रिमंडल का निर्माण करे तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि अपने दल के, अपने मित्रों और समर्थकों को प्रसन्न करने के लिए वह उन्हें कुछ न कुछ पद दे देता है, विभाग दे देता है। और इस प्रकार वह भौगोलिक स्थिति को भी ध्यान में रखता है कि जैसे कि पूरे राष्ट्र का उसमें समर्थन आ सके, उनका प्रतिनिधित्व हो सके। और इस प्रकार कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर अमेरिका के अंतर्गत अगर जो राष्ट्रपति होता है वो अगर रिपब्लिकन पार्टी का होता है और कांग्रेस जो है उसमें अलग राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, बहुमत होता है, तो वह जब अपना मंत्रिमंडल का निर्माण करता है तो वह यह भी ध्यान रखता है कि दूसरी जो राजनीतिक दल है जिनका कि कांग्रेस में बहुमत है, उसके सदस्य को भी वह मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है, जिससे कि उसका समर्थन मिलता रहे और उसके विचारों को ध्यान में रखे। और इस प्रकार वह जब मंत्रियों की योग्यता और ज्ञान एवं दक्षता के आधार पर भी वह नियुक्त करता है। तो इस प्रकार यह आवश्यक नहीं है वह राष्ट्रपति को यह बाध्य नहीं है कि वह कांग्रेस से ही सदस्यों को ले, वह बाहर से भी सदस्यों को लेता है, वह स्वतंत्र है। और अगर वो कांग्रेस से लेता भी है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, तो इसलिए वह कांग्रेस से सदस्यों को नहीं लेता है। मंत्रिमंडल की जो स्थिति होती है कि इसमें क्या है कि अमेरिकी जो मंत्रिमंडल है उसका अस्तित्व जो है वह ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि सारे जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति की इच्छा पर ही बने रहते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य जो हैं समानुपाती नहीं होते और ना ही राष्ट्रपति उन समानुपाती में से प्रथम होता है। तो इस प्रकार ये समानुपाती ना हो कि वह मंत्रिमंडल का स्वामी होता है। वह अपने मंत्रियों से परामर्श ले सकता है, सलाह ले सकता है, लेकिन यह वह बाध्य नहीं है कि जो मंत्रिमंडल के सदस्यों ने जो उससे सलाह दी है, परामर्श दिए हैं, वह माने। वह अंतिम रूप से उसका स्वयं का डिसीजन होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो वहाँ पर राष्ट्रपति जो है वह मंत्रिमंडल पर अपना स्वामित्व रखता है। और यह मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के जो संबंध हैं वह बहुत कुछ राष्ट्रपति के व्यक्तित्व के ऊपर भी निर्भर करता है। कहा जाता है कि शक्तिशाली राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल दुर्बल होते हैं और दुर्बल राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल शक्तिशाली होते हैं। किंतु कई बार ऐसा भी होता है कि जो निर्बल राष्ट्रपति होता है और शक्तिशाली मंत्रिमंडल है तो उसमें से शक्तिशाली जो सदस्य हैं उसको वो हटा भी सकता है।
क्योंकि उसने नियुक्त किया है तो वह हटा भी सकता है, और इस प्रकार वह उसकी अपनी आज्ञा के पालन करने के लिए वह उनको आदेश भी दे सकता है। अब इसी प्रकार ये तो हमने देखा मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति। अब हम देखें मंत्रिमंडल और कांग्रेस के संबंध में क्या संबंध होते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल का जो निर्माण करता है राष्ट्रपति, तो वह कांग्रेस से उन सदस्यों को लेता नहीं है, ना ही वो उनका निर्माण होता है, उनसे उनके सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार मंत्रिमंडल कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होता है, और ना ही मंत्रीगण जो है कांग्रेस के जब सदस्य नहीं होते तो वह कांग्रेस की बैठकों में भी भाग नहीं लेते। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कांग्रेस का कोई भी नियंत्रण उस पर नहीं रहता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाकर वह उनको